आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ब्लड सैंपल्स कलेक्शंस के बारे में देखेंगे कि पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स अपन किन किन मेथडों के थ्रू अपन करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ब्लड सैंपल्स बॉडी के इन विवो एंड बॉडी के इन विट्रो जो हमारा ब्लड होता है यह अलग अलग पोजीशंस पे होता है। बॉडी के इन विवो लिक्विड्स फॉर्म में होता है और बॉडी के इन विट्रो बाहर फ्यू मिनट्स में ही क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो कंटिन्यू क्या होता है, फ्री लिक्विड फॉर्म में सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन यदि हम बिना क्लॉटेड एक्टिवेटर्स वायल्स मतलब प्लेन्स वायल्स में यदि हम ब्लड सैंपल्स को फिल करके स्टोर करके रखते हैं कुछ समय के लिए, तो हमारा कुछ ही समय में 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट से या फ्यू मिनट्स में हमारा ब्लड सैंपल्स क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी हेमेटोलॉजी की इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्लॉटेड ब्लड यूजलेस होता है। इसके लिए हमें ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट कराना है। ठीक है ना, जब हेमेटोलॉजी के लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस करना है तो ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होना चाहिए। यदि हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है तो वो कह रहा है कि ट्यूब के बॉटम में यदि हम बिना डिस्टर्ब किए हुए फ्यू मिनट्स के लिए स्टैंडर्ड पोजीशंस में रखते हैं तो वह ट्यूब के बॉटम में क्या होता है कि श्रिंक हो जाता है, बैठ जाता है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि हमें इस वायल्स में एंटीकोगुलेंट से कोई ऐसा एक्टिवेटर अपन मिक्स कर देंगे जिससे हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो जब इसमें अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज के दौरान जब हम देखेंगे कि जब हम इस ट्यूब्स को जिसमें हमने एंटीकोगुलेंट्स के साथ ब्लड सैंपल्स को फिल करके रखा है, तो इसको जब अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखते हैं कि ये हमारा ब्लड सैंपल जो होता है ये 3 पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है। सबसे नीचे का जो पार्ट होता है इसमें पैक्ड सेल सेटअप होती है, पीआरबीसी ट्यूब के बॉटम में बैठ जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसके ऊपर जो पार्ट्स होगा इसमें विटिस लेयर 3 लेयर्स में कह रहा है कि क्या होता है, ट्यूब में हमारा ब्लड सेपरेट होता है। सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसको अपन पीआरबीसी बोलते हैं। पीआरबीसी मतलब पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये कह रहा है कि सबसे जो मिड वाली जो हमारी लेयर है उसका नाम होता है विटिस लेयर। इसी विटिस लेयर को अपन बफी कॉट के नाम से जानते हैं। बफी कॉट। ठीक है, इसका एवरेज कितना होगा तो कह रहा है कि जो पीआरबीसी का एवरेज होता है, कितने परसेंट हमारी पीआरबीसी होती है, तो ये पीआरबीसी का जो एवरेज होगा 40 to 47% एवरेज होगा। मतलब 40 से 47% के लगभग में हमारी पीआरबीसी होंगी जो ट्यूब के बॉटम में बैठी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर का जो पार्ट है हमारा बफी कॉट जिसको अपन बोलते हैं, इसे अपन ब्रिटिश लेयर के नाम से जानते हैं। इसका जो परसेंट होगा 1% के बराबर होता है। इसको अपन बोलते हैं क्या, ब्रिटिश लेयर या बफी कॉट्स। इसके ऊपर का अपन देखते हैं प्लाज्मा। ठीक है, जब हम ब्लड सैंपल्स के साथ एंटीकोगुलेंट्स मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमारा जो ब्लड सैंपल्स वो 3 पार्ट्स में सेपरेट होता है।
सबसे पहला कहता है कि ट्यूब के बॉटम्स का जो लेयर्स होगा उसको अपन पीआरबीसी बोलते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। इसका जो एवरेज होगा कितने परसेंट पीआरबीसी हमारे ट्यूब के बॉटम में बैठा हुआ, तो 40 से 47% के लगभग हमारा क्या होगा ट्यूब के बॉटम में पीआरबीसी क्या है बैठा हुआ है, सेटल डाउन से। ठीक है, इसके बाद अपन ये देखते हैं कि जो हमारा मिड वाली लेयर है, ब्रिटिश लेयर है, वो ब्रिटिश लेयर को अपन बफी क्वार्ट के नाम से जानते हैं, और बफी क्वार्ट का जो परसेंटेज होगा कितना होगा 1%, मतलब कि 1% के बराबर हमारा क्या होगा बफी क्वार्ट्स होगा। सबसे ऊपर की टॉप लेयर्स देखते हैं, जो टॉप लेयर्स का एवरेज होगा वो 52 टू 57% होगा। ठीक है, मतलब जब हम एंटीकोगुलेंट्स वायल्स में प्रेजेंट फिल ब्लड सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो 3 पार्ट्स में सेपरेट होता है। सबसे पहले लेयर जो कह रहा है कि पीआरबीसी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स या ट्यूब के बॉटम में प्रेजेंट होती है, भारी सेल्स होती है, इसलिए हमारे ट्यूब के बॉटम में सारी की सारी सेल्स सेटल डाउन हो जाती है। इसके ऊपर का जो टॉप है, इसके ऊपर की जो लेयर है उसको अपन ब्रिटिश लेयर के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश लेयर को ही अपन बफी क्वार्ट कहते हैं। बफी क्वार्ट का जो परसेंटेज होगा वो 1% होगा, 1% होगा। और इस बफी क्वार्ट से सबसे ऊपर का जो अपर टॉप लेयर है, अपर टॉप लेयर्स को अपन प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होगा एवरेज 52 टू 57% होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो ब्लड सैंपल्स होगा बॉडी के इन विट्रो अंदर लिक्विड्स फॉर्म में होता है, और बॉडी के इन विट्रो बाहर कुछ ही समय में क्लॉट हो जाता है। उस क्लॉट से प्रिवेंट कराने के लिए हम कोई स्पेशल टाइप्स का क्लॉटिंग एक्टिवेटर्स वायल्स या कोई केमिकल्स लेते हैं, जिसको अपन ब्लड सैंपल्स के साथ मिक्स कर देते हैं, जिस कारण से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है। और उसी ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इस ट्यूब में 3 लेयर हमें पेयर होती है, दिखाई देती है। सबसे नीचे की पीआरबीसी, मिड की हमारी ब्रिटिश लेयर, और सबसे टॉप अपर टॉप लेयर जो होगी हमारा प्लाज्मा होगा। इन सब का जो एवरेज वैल्यूम है, कह रहा है कि प्लाज्मा का वैल्यूम 52 टू 57% होगा, मिड का 1% होगा, और पीआरबीसी का जो वैल्यूम होगा 40 टू 47% होगा। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्या, ब्लड सैंपल्स कलेक्शंस जब हम करते हैं तो देखते हैं कि बॉडी के कुछ ही समय बाद हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो हेमेटोलॉजी की यदि हमें इन्वेस्टिगेशंस करना है तो उस हेमेटोलॉजी के इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए ब्लड सैंपल्स को क्लॉट होने से हमें प्रिवेंट कराना है, बचाना है। ठीक है, और जब हम एंटीकोगुलेंट डालते हैं तो एंटीकोगुलेंट डालने के बाद हम उसको सेपरेट करते हैं तो 3 लेयर्स में हमें सेपरेशंस दिखाई देता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट्स होगा वो होगा हमारा क्या कि प्लाज्मा का पार्ट्स होगा, फ्लूइड वाला पार्ट्स होगा। मिड वाला जो पार्ट्स होगा हमारा ब्रिटिश लेयर या बफी क्वार्ट होगा। सबसे नीचे की जो लेयर होगी पीआरबीसी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इस पीआरबीसी यानी कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी सेल्स प्रेजेंट होती है इस ट्यूब के बॉटम में। इस बफी क्वार्ट्स कह रहा है, बफी क्वार्ट्स को हम ब्रिटिश लेयर के नाम से जानते हैं। इस ब्रिटिश लेयर या बफी क्वार्ट्स में 2 सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, तो डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट। ठीक है, 2 सेल्स हमारी इस बफी क्वार्ट्स में होती हैं। पहले कौन सा कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी सेल्स होंगी इसी ब्रिटिश लेयर या बफी क्वार्ट्स में, और दूसरा कह रहा है कि प्लेटलेट सेल भी इसी में होती है। ठीक है, बन जाएगा। और सबसे ऊपर का जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में क्या होता है फ्लूइड पार्ट्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या कलेक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। जब हम ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो हमारा ब्लड यदि हमारे ब्लड में एंटीकोगुलेंट्स मिक्स नहीं होगा तो वो क्लॉट हो जाएगा, और जब क्लॉट होगा तो इसमें कुछ इस तरह इस टाइप्स की 3 लेयर्स पेयर्स नहीं होंगी। ठीक है, और यदि हम उसमें एंटीकोगुलेंट्स मिक्स करेंगे तो देखते हैं कि हमारा ब्लड क्या होता है कि ये 3 लेयर्स में सेपरेट हो जाता है, बन जाएगा। आगे अपन देखते हैं कि ब्लड सैंपल्स 2 मेथड से करते हैं। सबसे पहला है कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, और दूसरा हमारा वेनस ब्लड कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन हम मेनली एडल्ट्स में, इन्फेंट्स, न्यूबॉर्न बेबी में अपन कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस करते हैं। जब हमें फ्यू अमाउंट्स ब्लड सैंपल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है तब हम पेशेंट्स का कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस करते हैं, या फिर ब्लड सैंपल्स कलेक्शंस करने में
प्रॉब्लम हो रही है, वेन्स को सिलेक्ट करने में हमें यदि प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पेशेंट्स का कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के थ्रू अपन ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स कैपिलरी के माध्यम से जब हम करते हैं तो कह रहा है कैपिलरी ब्लड कैन बी यूज्ड with satisfactory results for differential blood counts for enumerations of cells। ठीक है, कह रहा है कैपिलरी ब्लड कैन बी यूज्ड with satisfactory results for differential blood cell counts for enumerations of cells and for estimations of hemoglobins HB। ठीक है, पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स जब अपन कैपिलरी ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो कहता है अपन यूज अपन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स किस इन्वेस्टिगेशंस के लिए कैपिलरी ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करें, तो डिफरेंशियल ब्लड सेल्स काउंट्स के इनुमरेशंस के लिए। जो डिफरेंशियल्स मतलब डब्ल्यूबीसी की जो डिफरेंशियल टाइप्स की सेल्स हैं, हमारे ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, जो ये हमारी जो सेल्स होती है, इनके सेल्स के इनुमरेशंस के लिए कि हम कोई स्लाइड्स को प्रिपेयर करके और माइक्रोस्कोपी के लिए अपन एग्जामिनेशंस करें कि हमारी मोनोसाइट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल सेल्स को अपन क्या करना है, उसके सेल्स को एनुमरेशंस करना है। उसके एनुमरेशंस के लिए अपन या पेयर देखने के लिए अपन क्या करते हैं अपन कि कैपिलरी ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। फिर कहता है कि एंड और एस्टिमेशंस ऑफ हीमोग्लोबिन्स, हीमोग्लोबिन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी अपन कैपिलरी ब्लड सैंपल से हीमोग्लोबिन्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं द कैपिलरी ब्लड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर्स फ्रॉम एडल्ट्स एंड फ्रॉम द हील और द लार्ज टो फ्रॉम इन्फेंट्स। कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस अपन जब करते हैं तो कहता है कि फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर्स फ्रॉम एडल्ट्स, यदि हमें एडल्ट पर्सन्स का कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस करना है तो एडल्ट पर्सन्स में कैपिलरी ब्लड कलेक्शन किस साइड से करेंगे, तो इसमें कह रहा है कि फिंगर्स फ्रॉम एडल्ट्स, एडल्ट्स का यदि हमें कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस करना है तो फिंगर की टिप से, टिप ऑफ द फिंगर की टिप से हम क्या करेंगे, ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे। किसमें, एडल्ट पर्सन्स में। ठीक है, आगे फिर कहता है कॉमा, हाँ, फ्रॉम द हील और द लार्ज टो फ्रॉम इन्फेंट्स। यदि इन्फेंट्स पेशेंट्स हमारे पास आ रहा है इन्वेस्टिगेशंस के लिए तो उसमें कलेक्शन किस जगह से करेंगे, तो कहता है फ्रॉम द हील से कलेक्शंस करेंगे। ठीक है, और हील से कलेक्शंस करेंगे और कह रहा है कि लार्ज टो से अपन ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे। मतलब दो साइड से, किसमें, इन्फेंट्स में दो साइड्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, हील से और लार्ज टो यानी कि पैर के अंगूठे से अपन ब्लड सैंपल्स, कैपिलरी ब्लड सैंपल्स को, कैपिलरी को पैर के अंगूठे की कैपिलरी और हमारा हील की कैपिलरी को क्या करते हैं, पंक्चर करके ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। बन जाएगा। पहले क्या कह रहा है कि कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस जब अपन करते हैं तो उसका ब्लड किसके लिए अपन मोस्टली अपन जो हमारा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है कैपिलरी के थ्रू, तो कहता है कि डिफरेंशियल ब्लड सेल्स काउंट्स ऑफ इनुमरेशंस ऑफ सेल्स, डिफरेंशियल ब्लड सेल्स काउंट्स में जो हमारी सेल्स होती हैं उसके इनुमरेशंस ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करने के लिए। फिर कहता है कि एचबी एस्टिमेशंस के लिए, हीमोग्लोबिन्स के एस्टिमेशंस के लिए अपन कैपिलरी ब्लड सैंपल्स का यूज करते हैं। कैपिलरी ब्लड सैंपल्स का यूज एडल्ट्स में किस साइड से करते हैं, तो कहता है फिंगर की टिप से करते हैं। ठीक है, फिंगर की टिप से करते हैं। और इन्फेंट से भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहा तो उसमें हील या फिर लार्ज टो से अपन ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। बन जाएगा। तो पेशेंट्स एडल्ट्स आ रहा है या फिर इन्फेंट्स आ रहा है, उसमें कहता है कि यदि हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स प्राप्त करना है तो डिफरेंशियल ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए अपन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट अपन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा एचबी एस्टिमेशंस के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर द यूज ऑफ कैपिलरी blood should be avoided as far as possible because of the high risk of sampling errors and of infections। हालांकि कैपिलरी ब्लड कलेक्शन से हमें बचना चाहिए क्योंकि सैंपलिंग एरर्स हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि जो इन्फेक्शंस है
वो हाई रिस्क इन्फेक्शन या हाई रिस्क सैंपलिंग एरर के कारण हमारी क्या होंगी, इन्वेस्टिगेशंस में वेरिएशंस कॉज होगा। और कैपिलरी के थ्रू हम फ्यू अमाउंट्स में ब्लड सैंपल्स ले रहे हैं, जब हम फ्यू अमाउंट्स में ब्लड सैंपल्स लेंगे तो यदि हमने एक बार सैंपल्स कलेक्ट किया और उससे यदि हमें एक बार इन्वेस्टिगेशंस हम कर चुके हैं, तो यदि हमें दोबारा उसका रिपीट इन्वेस्टिगेशंस करना है तो हमारे पास ब्लड सैंपल्स का अमाउंट तो कम था, ठीक है, तो अपन रिपीट इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन से हमें क्या करना है, बचाव करना है, क्योंकि हाई रिस्क हो सकता है, सैंपल कलेक्शन में एरर हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रिपीट टेस्टिंग इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड। फिर से एक बार थोड़ा सा अपन बात कर ले। कैपिलरी ब्लड कैन बी यूज विथ satisfactory results for differential blood cells counts of enumerations of blood cells and for estimations of hemoglobins, differential blood cells counts और hemoglobins के estimations के लिए कैपिलरी ब्लड सैंपल्स का यूज करते हैं। आगे कहता है कि किन किन साइड से कैपिलरी ब्लड करते हैं, तो टिप ऑफ द फिंगर्स फ्रॉम एडल्ट्स पर्सन्स में फिंगर की टिप से करेंगे, ठीक है। और यदि पेशेंट्स इन्फेंट्स का है तो पैर की हील से करेंगे, एड़ी से करेंगे, और या फिर हो सकता है कि लार्ज टो से करेंगे, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है क्या, रिपीट टेस्टिंग इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड हाँ पढ़ रहे थे अपन कि repeat testing is usually restricted because of the smallness of the quantity of blood collected, ठीक है। कह रहा है कि repeat testing is usually restricted because of the smallness of the quantity of blood collected. Capillary blood should be used only when the venous blood is not advisable. For example, in newborn infants, burn kids, amputees, ठीक है। हमने पढ़ा कि यदि कैपिलरी ब्लड सैंपल्स अपन कलेक्ट करते हैं तो उसमें कह रहा है कि हालांकि कैपिलरी ब्लड सैंपल्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें उच्च इन्फेक्शंस के कारण, सैंपलिंग एरर के कारण बहुत सारे उसमें अबनॉर्मलिटी आ सकती है, जिस कारण से हमारे पास फ्यू ब्लड सैंपल्स अमाउंट्स होने के कारण हम उसका रिपीट टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कैपिलरी ब्लड सैंपल्स को अपन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वही कह रहा है कि रिपीट टेस्टिंग इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द स्मॉलनेस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ब्लड कलेक्टेड। सब चूंकि हमारे पास ब्लड सैंपल्स के जो अमाउंट है बहुत कम है, इसलिए अपन रिपीट टेस्टिंग के लिए क्या हो सकता है, अपन की टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 या 2 ड्रॉप ब्लड सैंपल्स की हमने क्या किया था, कैपिलरी के थ्रू अपन कलेक्शन ही किया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या है। कैपिलरी ब्लड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द वेनस ब्लड इज नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि कह रहा है कैपिलरी ब्लड कलेक्शन हम उसी पे अपन ओनली सिर्फ और सिर्फ उसी पे अपन अप्लाई करेंगे। किस पे अपन अप्लाई करेंगे, तो कहता है वेनस ब्लड इज नॉट एडवाइजेबल, कि जिसमें अपन वेनस ब्लड कलेक्शंस करने के लिए अपन कह सकते हैं कि जैसे इन्फेंट्स है, या फिर न्यू बॉर्न केज है, या फिर हमारे पास इम्पेरिटीज का पेशेंट्स है, ऐसे पेशेंट्स में अपन वेनस ब्लड सैंपल्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब चूंकि न्यूबॉर्न बेबी होगा तो न्यूबॉर्न बेबी में अपन को वेन सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब चूंकि न्यूबॉर्न बेबी मतलब तुरंत का जो हमारे पास बेबी है, तो उसमें अपन वेन्स कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें वेन्स सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत वीक रहती हैं वेन्स, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में जैसे न्यूबॉर्न यदि पेशेंट्स हमारे पास है तो उसमें अपन कैपिलरी ब्लड कलेक्शन से अप्लाई करेंगे। दूसरा कहता है इन्फेंट्स है तो इन्फेंट्स में भी अपन कैपिलरी ब्लड कलेक्शन अप्लाई करेंगे। बर्न केस के यदि पेशेंट्स हैं तो उसमें भी अपन कैपिलरी ब्लड कलेक्शन से अप्लाई करेंगे। एम्पटीज या इसी को अपन दूसरे नाम से बोलते हैं इन पेशेंट्स हुज वेन्स प्रूव्स टू बी डिफिकल्ट टू लोकेटेड। मतलब इसका मतलब ये होता है, एम्पटीज का मतलब ये होता है कि विकलांग,
मतलब अब हैंड से अब हो सकता है कि ऐसे पार्ट से विकलांग होंगे जिस पार्ट से हमें वेन्स सेलेक्ट करने में डिफिकल्ट होगा, या फिर उसमें जो वेन्स होंगे, क्या कहता है कि वेन्स प्रोब्स होंगे, तो हमें क्या होगा, वेन्स को सिलेक्ट करने में डिफिकल्ट होगा, हम आसानी से वेन्स को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे और वेनस ब्लड कलेक्शन हमारे लिए क्या होगा कि इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। तो उन ऐसे पेशेंट्स में अपन क्या करेंगे, कैपिलरी ब्लड का कलेक्शन करके और इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, टेस्ट को लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस। मैंने एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस हम एडल्ट्स में फिंगर की टिप से, इन्फेंट्स में हील्स या लार्ज टो से करते हैं। ठीक है, फिंगर की टिप से, और इन्फेंट्स में लार्ज टो या फिर हील से करते हैं। ठीक है, कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस करने के बाद उस ब्लड से हमें यदि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स यदि हम देखेंगे कि किन किन इन्वेस्टिगेशंस में हमें गुड क्वालिटी की रिपोर्टिंग मिल रही है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशियल ब्लड सेल्स काउंट्स के सेल्स के न्यूमरेशंस के लिए, ठीक है, दूसरा एचपी एस्टिमेशंस की गुड क्या होगी रिपोर्टिंग हमारे हमको अवेलेबल हो सकेगी। ठीक है, आगे अपन देखते हैं टेक्निक के बारे में कि कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस की टेक्निक क्या है। कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस की टेक्निक क्या है, हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन 70% एथेनॉल या स्पिरिट से सबसे पहले उस साइट्स को अपन क्या करते हैं, क्लीन करते हैं जिस साइड से हमें ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करना है। एडल्ट्स का यदि हमारे पास पेशेंट है तो उसकी फिंगर की टिप को क्या करेंगे अपन प्रॉपरली 70% एल्कोहल एथेनॉल से अपन उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ठीक है, जनरली अपन रिंग फिंगर को ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, रिंग फिंगर के थ्रू ही अपन कैपिलरी ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है कि हमें रिंग फिंगर ही क्यों हम सिलेक्ट करते हैं, अपन तो मिडिल फिंगर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट फिंगर का भी अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन इन फिंगरों के अकॉर्डिंग हमारी जो रिंग फिंगर होती है थोड़ा सा स्पॉन्जी होती है। ठीक है, इसलिए अपन ज्यादातर उसमें अपन फोकस करते हैं किसमें, रिंग फिंगर में ब्लड सैंपल्स को कैपिलरी के थ्रू क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैपिलरी ब्लड सैंपल्स कलेक्शन करने के लिए 70% एल्कोहल या स्पिरिट से उस साइट्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, क्लीन करने के बाद स्टेराइल्स डिस्पोजेबल लेंसेट्स को लेकर के अपन क्या करते हैं कि फिंगर की टिप को पीछे से बैक साइड से अपन क्या करेंगे, दूसरे हैंड्स का यूज करके प्रेशर को दे करके और क्या करेंगे कि हम उसको स्टेराइल्स लेंसेट डिस्पोजेबल लेंसेट से क्या करेंगे, अपन उसको प्रिक करेंगे। ठीक है, डिस्पोजेबल लेंसेट्स ही हमें रिकमेंड करना है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी दूसरे पेशेंट्स में हमने लेंसेट्स को यूज किया है और उसी लेंसेट्स के थ्रू अपन क्या करेंगे कि दूसरे पेशेंट्स पे प्रिक कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि डिस्पोजेबल लेंसेट्स के थ्रू ही हम क्या करेंगे कि पेशेंट्स की फिंगर की टिप को या जिस साइड से हमें कैपिलरी को प्रिक करना है उसको सबसे पहले 70% एल्कोहल या एथेनॉल से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद ही हमें क्या करना है कि स्टेराइल्स लेंसेट से अपन क्या करेंगे, प्रिक करेंगे और बैक साइड से अपन क्या करेंगे, दूसरे हैंड्स की फिंगर से प्रेशर दे करके क्या करेंगे कि बैक साइड से अपन उसको क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, जिस कारण से जो हमारा ब्लड होगा वो फ्री फ्लो होने लगेगा। जैसे ब्लड फ्री फ्लो होने लगता है तो उसकी 1 to 2 ड्रॉप को हमें क्या करना है, कॉटन के थ्रू क्या करना है, उसको वीव करना है, हटाना है। और हटाने के बाद अप्रोप्रिएट्स हमारा जैसे कि एचबी पिपेट्स है, डब्ल्यूबीसी पिपेट्स है, आरबीसी पिपेट्स है, स्लाइड्स है। ठीक है, जिसका हमें टेस्ट लगाना है, यदि आरबीसी हमें देखना है, डब्ल्यूबीसी देखना है, हीमोग्लोबिन देखना है, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी के सेल्स को देखना है, तो उसके जो हमें रिक्वायरमेंट्स है, पिपेट्स है, स्लाइड्स है, उसमें अपन क्या करेंगे कि ब्लड सैंपल्स को 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप क्या करेंगे, उसमें कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन बन जाएगा।